Hello friends, very good morning and happy New Year to you. This is Dr. S.M. Azad. I am teaching, training, mentoring to the civil services aspirants over 15 years. And first time I am appear before you from the platform of Spectrum Academy. And this is the biggest, and this is what I can say, very oldest organization of UPSC, CSC and other competitive examination in the countrywide. The headquarters is located at Nasik, another center is Pune, another center is Nagpur, another center is Thane and all. तो दोस्तों मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों की डिमांड पे, आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे। तो आज का विषय वस्तु क्या रखा गया है, हाउ टू चूज ऑप्शनल पेपर। सबसे बड़ी चीज क्या है, आप चयन कैसे करेंगे यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर का। ये बहुत बड़ी दुविधा है, ये बहुत बड़ी कठिनाई बच्चों के साथ बनी हुई होती है कि भाई कैसे विषय का चयन किया जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और बच्चों के अंदर बहुत सारी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के अंदर देयर आर सो मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग दैट, देयर आर सो मेनी इंक्विजिटिवनेस रिगार्डिंग दैट द इंट्रिकेसीज ऑफ द सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट शुड बी ऑट फॉर द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आज मैं इस समस्या का पूरा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आप लोगों के पास आया हूं। तो आप लोग पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों के सामने इसका डिस्क्रिप्शन करने जा रहा हूं। इसके डिस्क्रिप्शन से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट टू। और कंडीशन क्या कहते हैं, क्राइटेरिया क्या होगा, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया रिगार्डिंग दिस पार्ट ऑफ दैट। क्राइटेरिया के लिए मैंने एक और चीज आपको बताया था कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, टेस्ट क्या है, कहा जा सकता है आपका फ्लेवर क्या, आपका इंटरेस्ट किस चीज के प्रति है। तो इसकी जो पैरामीटर के लिए चीजें रखी गई हैं कि कैसे चयन करें और कैसे चयन नहीं करें, और किसको प्राथमिकता दें, किसको प्राथमिकता नहीं दें, प्रायोरिटीज दें और किसको नहीं दें। तो क्राइटेरिया नंबर क्या होता है, सब्जेक्ट की स्कोरेबिलिटी। स्कोरेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, किस सब्जेक्ट की स्कोरिंग आसानी से होती है। आसानी का मतलब क्या होता है, उसकी भी स्ट्रेटेजी होती है, उसका भी मेथड होता है, उसका भी डायनामिक्स होता है। तो पहला कंडीशंस क्या है, कौन सा स्कोरिंग पेपर है। स्कोरिंग पेपर का तात्पर्य अर्थ ऐसा है कि हर एक पेपर स्कोरिंग है, लेकिन आसानी से स्कोरिंग पेपर की मतलब क्या हो जाती है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का डायनामिक्स कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका रिसोर्स मटीरियल और इंफॉर्मेशन कैसा है। तो नॉर्मल कंडीशन में ट्रेंड भी होता है स्कोरेबिलिटी की बात। जैसे सोशियोलॉजी में काफी मार्किंग आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफी मार्किंग होता रहा, यहां तक कि साइंस के भी पेपर में भी, फिजिक्स में, मैथ्स में भी मार्किंग होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हर आदमी मैथमेटिक्स नहीं ले सकता है, हर आदमी सोशियोलॉजी नहीं ले सकता है, हर आदमी पॉलिटिकल साइंस नहीं ले सकता है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि स्कोरेबिलिटी सब्जेक्ट का क्या, किस विषय में ज्यादा मार्किंग होती है। पहला तो आपका चयन करने का तरीका ये होगा कि आप चयन करो कि कौन सा किस पेपर में मार्किंग हो रहा है। इसका बेस्ट तरीका ये भी आंकड़ा हो सकता है कि 10 साल के पेपर का जो भी टॉपर्स हैं या जो भी मार्किंग का ग्रेडेशन बना है उसको एसेस किया जाए। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। सेकंड क्या है, स्टूडेंट्स की ओन एबिलिटी और चॉइस होती है, और हर एक आदमी का चॉइस, हर एक आदमी का इंटरेस्ट अलग होता है। जैसे बहुत लोगों का मेंटल एप्टीट्यूड होता है या चॉइस होता है या एडेप्टेबिलिटी होती है कि वो ह्यूमैनिटीज के सेक्शन को काफी आसानी से रिटेन कर सकते। कुछ आदमी का एप्टीट्यूड होता है कि डेटा वाइज चीजें उसे रिटेंशन करने की अच्छी सी आदत होती, तो आदमी उसको रिटेन करता है। इकोनॉमिक्स का पेपर है, उसमें भी अच्छी मार्किंग होती। तो दूसरा कंडीशंस क्या नजर आता है कि स्टूडेंट की ओन एबिलिटी क्या है, कि किस चीज को कितनी आसानी से रिटेन कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उसको एप्लीकेशन में भी ला सकता है। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है। पहला क्या है, स्कोरेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट। दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स की ओन एबिलिटी, ओन चॉइस की बातें निर्भर करती है। तीसरा कंडीशंस है कि दूसरी क्या है, कंप्लीटली चीजें क्या होती है, इंटरेस्ट है। जैसे कोई आदमी ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का है, ज्योग्राफी में उसका ओन इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट पे लेकर के वो आसानी से जा सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी का डेटा हो गया, स्टैटिस्टिक्स हुआ, मैपिंग हुआ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें मार्किंग भी आसानी से हो जाती है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जब डेटा है, मार्किंग है, या फिर स्ट्रक्चर है या स्केचिंग है, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उसके लिखने का समय बच जाता है। तो ये बहुत बड़ा केंद्र बिंदु हो जाता है उसके मार्क्स के एक्सपेंड करने का या उसके मार्क्स के ज्यादा फेच करने का। तीसरा कंडीशंस क्या है, कॉमनलिटी ऑफ ओवरलैपिंग विद द जीएस। कॉमनलिटी ऑफ ओवरलैपिंग विद द जीएस। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल के पेपर हैं, जिनका के डोमिनेशन या ज्यादातर वो डोमिनेशन किस पे होता है, वो डोमिनेट कर देता है जीएस सेक्शन से भी। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ले रहे हो, उसका मेजर सेक्शन
पॉलिटी से रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से रिलेटेड, साथ ही साथ हिस्टोरिकल फेसिट से भी उसका कनेक्टिविटी हो जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट का योगदान या ऐसे सब्जेक्ट का चयन करना काफी महत्वपूर्ण होता है बच्चों, इस चीज को आप लोग जान लीजिए। अनदर कंडीशन आता है लेंथ ऑफ सिलेबस। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सिलेबस लंबा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मतभेद है। और मेरा अपना तजुर्बा क्या है कि अगर कोई सिलेबस लंबा है तो कभी भी नहीं घबराएं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत लंबा है, लेकिन हिस्ट्री के सिलेबस में आप देखिएगा रिपीटेशंस है, क्लैरिटी है और सिलेबस में ओवरलैपिंग है। एज सच देखा जाए तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लैरिटी नजर आती है। और साथ ही साथ क्या देखते हैं, अगर हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज देखते हैं, लिटरेचर देखते हैं, ओवरलैपिंग चीज नजर आती है। मेडिवल पीरियड में भी वैसा ही ओवरलैपिंग नजर आता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब देखते हैं तो ऐसा देखते हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कनेक्शन पॉलिटी से भी है, गवर्नेंस से भी है। फिर क्या देखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का। वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा लगता है कि 50% सिलेबस उसका पूरा के पूरा IR से, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट खास करके क्या देखते हैं, ओवरलैप कर रहा है जीएस के साथ में। और वैसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना मेरे सुझाव से बहुत अच्छा होता है जिसका कि कवरेज सबसे ज्यादा जनरल स्टडीज के साथ है। जनरल स्टडीज नहीं होती है, उसका कनेक्टिविटी इथिक्स से भी होता है, इथिक्स के साथ साथ एसे से भी होता है, और क्या देखते हैं, इंटरव्यू से भी उसकी कनेक्टिविटी बनी होती। तो वैसे सब्जेक्ट की प्राथमिकता आपको एवर कह सकते हैं कि वैसे को आप जो है कि नहीं प्रायोरिटी जरूर देंगे। ये एक सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। दूसरी क्या होती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा पहलू, दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पार्ट रिगार्डिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जहां तक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात नजर आती है, यू विल फाइंड वेरी पाउसिटी ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस सब्जेक्ट में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंसेज है, साथ ही साथ क्या देखते हैं, मैथमेटिक्स में तो है लेकिन फिर भी कुछ स्टैटिस्टिक्स है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की कमी है, साथ ही साथ मेंटरिंग की भी कमी है, साथ ही साथ गुड उसके कोच कहा जा सकता है, टीचर्स की भी कमी नजर आती है, सिलेबाई की। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट, लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर लेंगे तो चीजें मिल जाती हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी नजर आती है। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा पहलू नजर आता है, बहुत बड़ा पहलू नजर आता है, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आसानी से है तो सब्जेक्ट का चयन आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कहीं भी कोई दुविधा नहीं होगी। आपके पास काफी सारे ऑप्शंस भी खुले हुए होते हैं। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि उसके लिए हिंदी में भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए और देन इंग्लिश में भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए। और साइंस के लिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या सामना करना पड़ता है कि साइंस में हिंदी में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम है, क्योंकि लिखने वाले परीक्षार्थी हिंदी ऑप्शनल के भी होते हैं। इन दैट कंडीशन, इन दैट जंक्चर, इट इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन टू टेक a decision over that which subject is going to be opt and which should not be. तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, यू कैन से चैलेंजिंग टास्क फॉर दैट। तो मेरा सजेशन एडवाइस क्या होगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक और चीज को ध्यान देंगे आप, क्या होगा कि आप कौन सा लैंग्वेज आप ऑप्ट कर रहे हैं लिखने के लिए एग्जामिनेशन में, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखिए। यूपीएससी का जितना भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक फंडामेंटल चीज मैं आप लोगों को बता दूं, क्लियर कर दूं इस चीज को कि सारा का सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूरी तरह से किस पे निर्भर करता है, इंग्लिश में ही है। जितना भी, इवन फिलॉसफी की भी जितनी किताबें हैं, वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स हैं, वो सब के सब कहा जा सकता है इंग्लिश में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां दुविधा हो जाती है, चैलेंजेस हो जाती है हिंदी वाले बच्चों को कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को पहले इंग्लिश में समझा जाए फिर उसे हिंदी में लिखना जाए। लेकिन जिसका स्क्रिप्ट इंग्लिश है उन्हें ये दुविधा कहा जा सकता है, यह संकोच जैसी चीजें नहीं होती। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे क्रिटिकल चीज है यहाँ पे, मेजर चैलेंजेस है कि वो क्या है, डायनामिज्म ऑफ द सब्जेक्ट। डायनामिज्म ऑफ सब्जेक्ट की बात अगर कीजिएगा तो ह्यूमैनिटीज के 3 सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डायनामिज्म है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस IR की बात करते हैं, दूसरा क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तीसरा क्या है सोशियोलॉजी की बात करते हैं, और चौथा क्या है हिस्ट्री की बात करते हैं। ये सभी पेपर में डायनामिज्म बहुत ज्यादा। डायनामिज्म का मतलब क्या है, ऑल द थिंग्स आर बेस्ड ऑन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, सिस्टम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ऑल। तो डायनामिक्स का मतलब क्या है, बदलते पहलुओं के अनुसार, बदलते स्वरूप के अनुसार, बदलते समय के अनुसार। क्योंकि समय बदल रहा है, स्थिति बदल रही है, व्यवस्था बदल रही है, सिचुएशन बदल रहा है, सिचुएशन के साथ इन सब्जेक्ट में भी बदलाव आते जा रहे हैं। जैसे हिस्टोरिकल फेसिट्स की बात कर, पूरी
दुनिया में हिस्टोरिकल फेसिट्स में बदलाव आ रहा है, पॉलिटिकल फेसिट में बदलाव आ रहा है, और पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी बदलाव आ रहा है, साथ ही साथ इकोनॉमी में भी बदलाव आ रहा है। सारे के सारे सब्जेक्ट पूरी तरह से डायनामिक्स के ऊपर में आधारित हैं, और ऐसा पेपर बहुत ही पावरफुल होता है। और ऐसा डायनामिक पेपर का अगर सिलेक्शन आप करते हैं तो इसको कह सकते हैं कि सुपर एज मिल जाता है। सुपर एज का अर्थ क्या हो सकता है? ये गेम चेंजर के रूप में साबित होता है। गेम चेंजर का मतलब है कि अगर एक ऑप्शनल पेपर आप ले रहे हैं तो उसकी उपयोगिता कहां है? जीएस में है। उसकी उपयोगिता कहां है? एसए में है। उसकी उपयोगिता कहां है? इथिक्स में है। और फाइनली उसकी उपयोगिता कहां पे है? इंटरव्यू बोर्ड में। इंटरव्यू बोर्ड जब फेस करते हैं देन दैट इट हेल्प्स यू अ लॉट, लार्जर देन लाइफ क्या कहा जा सकता है? दैट इज अ वंडरफुल पार्ट ऑफ दैट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए, इसलिए डायनामिज्म ऑफ द सब्जेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता होती है। और जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट पार्ट ऑफ दैट टू, और बहुत हद तक ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है। साइंस बैकग्राउंड से है तो नेचुरल है कि उसका एप्टीट्यूड साइंस का है, और वो कोशिश करता है बच्चा कि मैं साइंस का सब्जेक्ट लूँ। साइंस में फिजिक्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री हो सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम का है, या फिर मेडिकल स्ट्रीम का है तो फिर मेडिकल साइंस भी सब्जेक्ट उसका हो सकता है। बहुत सारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स का भी सेक्शन ले लेते हैं ना, अकाउंटेंसी भी सब्जेक्ट बच्चे को लेते हैं। कारण क्या है? उनका एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। ये कंप्लीटली डिपेंड कर जाता है स्टूडेंट के पर्सनालिटी पे। ऐसा नहीं है कि ये डिस्करेजिंग है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इनको एज नहीं मिल पाता है। इनको अदर चीजों के लिए, डायनामिक्स पेपर के लिए इन्हें एक टाइम देना पड़ेगा, यहां तक कि एसए के लिए भी स्पेशल प्रिपरेशन इन्हें करना पड़ेगा। आपका सबसे मेजर फंडामेंटल पार्ट क्या नजर आना चाहिए? जो 7 स्टेप्स इसके नजर आते हैं। इसमें फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस विषय वस्तु को। डिपेंड कैसे सिलेक्शन करें? सब्जेक्ट की स्कोरेबिलिटी नंबर 1, दूसरा क्या है? स्टूडेंट की एबिलिटीज, तीसरा क्या है? ओन इंटरेस्ट है, चौथा क्या है? ओवरलैपिंग का है, पांचवा क्या है? इट इज व्हाट लेंथ ऑफ द सिलेबस है। नेक्स्ट वन क्या देखते हैं? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्टडी है। फिर क्या है? डायनामिक सब्जेक्ट है। और लास्टली क्या नजर आता है? स्टूडेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है। दिस इज द क्लियर पार्ट ऑफ दैट। नाउ कम टू अनदर पार्ट ऑफ दैट। हम देखते हैं इस विषय वस्तु के लिए कि ऑप्शनल एनालिसिस, यहां पे मैंने क्या किया है और पूरे के पूरे ऑप्शनल सेक्शंस को मैंने एनालाइज कर दिया है जिस हिसाब से चीजों को देखी गई। अगर इस पूरे एनालिसिस की चर्चा अगर हम करते हैं तो क्या देखते हैं कि 2 सिविल सर्विसेज मेंस 2019 की बात करते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट। और ज्योग्राफी में जो स्टैटिस्टिक्स मैंने लिया है, ज्योग्राफी में जो बच्चे अपीयर हुए एग्जामिनेशन में 1916 बच्चे अपीयर हुए और पास हुए हैं 105 कैंडिडेट, और परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स कितना है? 5.5%। दूसरा देखते हैं जो पॉपुलर सब्जेक्ट है, और इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात करते हैं हम, तो वी फाइंड दैट in 16 number of candidate appeared 1662 and the passing number is known as, it is what, 137, और इसके पासिंग का परसेंटेज कितना ज्यादा निकल के आता है? 8.2%। and this is the most dynamic paper. If you talk about the dynamism of the paper, political science is the most dynamic paper ever it has been rated over there, because polity भी है, society भी है, economy भी है, current contemporary issues भी है। तो that is the most dynamic paper over there, and बार बार हर चीजें बदलती हैं, तो that is the most dynamic paper। और ये डायनामिज्म केवल नेशनल कंडीशंस में नहीं है, इंटरनेशनल अफेयर्स में भी डेली डायनामिज्म, डेली परिवर्तन जैसी चीजें आ रही हैं, तो दैट इज वन ऑफ द डायनामिक पेपर। अनदर वन इज सोशियोलॉजी, सोशल इश्यूज। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्स इज 1263, 1263 बच्चे अपीयर हुए हैं, और पासिंग मार्क्स कितना है? 126 लड़के पास हुए हैं। परसेंटेज रेशियो 10.0% है। इट इज अ बिगर पार्ट ऑफ टू। अगेन सोशियोलॉजी इज अ डायनामिक, you can say, paper, but it is not as dynamic as the political science and IER is there. Another one is what? In the trend, anthropology, the number of students is, you can say, again large, 1189, and passing is what? 108, and the ratio is what? 9.1%. But anthropology is not the very much dynamic paper. It is conventional part of that. Very few development has been taken place over here, but undoubtedly it is based on scientific ideas. The student, those have the background regarding what? Science, especially biology section, or you can say the students of medical sciences, they may also opt, and they also opt this part of this subject. तो क्या देखते हैं? एंथ्रोपोलॉजी बहुत डायनामिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका रेशियो ज्यादा है, क्योंकि साइंटिफिक है, इसके सिलेबस छोटे हैं, बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही कंसाइज है, और बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस में है, इसलिए इसका रेशियो अभी इन दिनों बढ़ा है 9.1%। अब आते हैं हिस्ट्री।
पिछले वर्ष क्या देखते हैं, टॉपर कैंडिडेट जो है कि नहीं हिस्ट्री की है और उसका मार्क्स 300 प्लस है। और क्या देखते हैं, 751 बच्चे और रेशियो है 51 और क्या है 6.8%। और हिस्ट्री एक ऐसा पेपर है जिसको मैं बताना चाहूंगा, इसका जो रेशियो ऑफ परसेंटेज स्कोरिंग के साथ साथ जो सक्सेस रेट है ये ऑलमोस्ट स्टेबल है। ये बहुत मुश्किल से कम या ज्यादा होता है, ये एक स्टेबल है, कहा जा सकता है ये एक एस्टैब्लिश्ड ऑप्शनल पेपर है। और इस ऑप्शनल पेपर से पिछले साल जो बच्ची है वो टॉप भी की है, आगे मैं उसकी चर्चा करूंगा, डिटेल को करूंगा। और हिस्ट्री एक ऐसा डायनामिक पेपर है, इसको कहते हैं इट प्रोवाइड्स यू सुपर एज बिकॉज हिस्ट्री प्रोवाइड यू हेल्प इन पेपर 1 ऑफ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। यानी हिस्ट्री का पेपर 1 अगर कहते हैं, अगर मैं शुरू से अगर एक छोटा सा एनालिसिस दे दूं, वेरी ब्रीफ फॉर अ फ्यू सेकंड, इज दैट इफ यू गो फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, हिस्ट्री इज ए डोमिनेटिंग पार्ट ओवर देयर। हिस्ट्री के 20 से ज्यादा सवाल हमेशा रहते ही, और जिसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और हेरिटेज होता है। और हिस्ट्री का ही कुछ बेसिक डेवलपमेंट क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से कनेक्टेड होता है, वो सवाल पूछे ही जाते हैं। फिर क्या देखते हैं, कुछ ऐसा सेक्शन है जो करंट अफेयर्स का है, वो भी हिस्ट्री से कनेक्टिविटी होता है। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि हिस्ट्री को एज मिलना शुरू होता है कहां से, पीटी से ही। अब आते हैं मेंस में। जब आप मेंस में आते हैं तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 है। और हिस्ट्री का जो सिलेबस है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से लेके पोस्ट मॉडर्नाइजेशन से लेके वर्ल्ड हिस्ट्री तक, सबसे बड़ी बात है कि पेपर 1 में ही 45% से ज्यादा डोमिनेशन है हिस्ट्री का। तब वहां पर ज्योग्राफी है या फिर कह सकते हैं कि सोसाइटी है, सोशल इश्यूज की बात नजर आती है। उसके बाद पॉलिटिक्स में जाते हैं तो पॉलिटी में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो फेज है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मूवमेंट है जो कि हिस्ट्री से कनेक्टिविटी उनकी हुई है। यहां तक कि आईआर की सेक्शन में आप जाते हैं, अगेन हिस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका नजर आती है। और यही नहीं, जब आप चौथे पेपर में जाते हो, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में, जहां भी आप एथिक्स में आप जाते हैं, जहां भी मोरल थिंकर्स की बात करते हैं, जहां भी हिस्टोरिकल थिंकर्स की बात करते हैं, चाहे एंशिएंट हो या फिर वेस्टर्न थिंकर्स हो या फिर हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हो, राधा कृष्ण से लेकर के बी आर अम्बेडकर तक, गांधी जी से लेकर गौतम बुद्ध तक, क्या देखते हैं, एथिक्स में भी उसकी भूमिका है। यही नहीं बच्चों, इसकी जो अदर भूमिका नजर आ जाती है जब आप ऐसे लिखने जाते हो, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि इन दिनों जो ऐसे पूछा जा रहा है वो जेनरिक है, और कह सकते हैं दूसरा जो नजर आता है पूरी तरह से फिलोसॉफिकल चीज नजर आती है। ऐसे का जो पैटर्न बदला है उसमें जेनरिक के साथ साथ फिलोसॉफिकल ऐसे की भी बातें की जा रही हैं, ये बहुत बड़ा मैन। और फाइनल जब आप इंटरव्यू जाते हो, आपका डेफ जो पूरी तरह से डिटेल बनता है हिस्टोरिकल फेसिट्स पे ही बनता है। यानी शुरू होता है आप किस नगर से हो, किस जिला से हो, किस स्थान से हो, पूरी तरह से इस पे निर्भर करता है। और वहीं से इसकी शुरुआत शुरू हो जाती है, आपका मेंटल एप्टीट्यूड से लेके आपका टेस्ट, ये सारी चीजें यहां पर नजर आ जाती है। इज दैट क्लियर अबाउट दैट? तो हिस्ट्री कीप्स अ सुपर एज ओवर अदर पेपर्स ओवर देयर। हिस्ट्री जो डायनामिज्म है, इसका बहुत ही मल्टीफेसिट अप्रोच से डायनामिज्म है, और ये एवरग्रीन सब्जेक्ट माना। हिस्ट्री इज रिकॉर्डेड एज अ evergreen subject to the UPSC examination since last 70 to, you can say that 65 to 70 years over there. Next one, mathematics की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 539 अपीयर हुए थे, नंबर रिकमेंडेड इज 45, जस्ट इमेजिन अबाउट दैट टू, एंड रेशियो इज 8.3%, मैथमेटिकल है। देन फिलोसॉफी की बात करते, 39, 27 एंड रेशियो इज 6.2%। देन मेडिकल साइंसेस का आप देख लीजिए, 247 अपीयर हुए हैं, 26 स्कोरिंग है और इसका 10.5 रैंकिंग है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक्स। इन दो इकोनॉमिक्स का बोलबाला है, काफी डायनामिक्स इसकी बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रेशियो देखते हैं, 10.7% है। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स की भूमिका है। लेकिन इकोनॉमिक्स का एप्टीट्यूड बहुत कम बच्चों का है। लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, ऑल टुगेदर कोई भी यूपीएससी का ऑप्शनल खराब नहीं है, पुअर मार्किंग नहीं होती है। यह डिपेंड करता है कि उसका सोर्स मटेरियल कैसा है, दूसरा आपका मेंटोर कैसा है, टीचर कैसा है, गाइड कैसा है, डिपेंड करता है कि मटेरियल कितनी अवेलेबिलिटी है, और लास्टली
आपका एप्टीट्यूड, यानी आपका कह सकते हैं कि आपकी अभिरुचि, आपका इंटरेस्ट कितना ज्यादा उसमें है। आपका इंटरेस्ट बहुत बड़ा मायने रखता है, आपका एप्टीट्यूड बहुत मायने रखता है। तो कुल मिला के ये चीज का डिस्क्रिप्शन मैंने किया कि पैटर्न ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। अब आइए अनदर पार्ट ऑफ दैट को, अब आगे की मैं चर्चा करता हूं जिसके तहत डिस्कस करूंगा। चूज राइट ऑप्शनल पेपर, है ना। व्हाट इज दैट? चूजिंग राइट ऑप्शनल पेपर इज डिसाइसिव। और पेपर का जो आप सिलेक्शन करते हैं वो डिसाइसिव होगा, वो पूरी तरह से डिसाइसिव होगा। क्योंकि 300 प्लस स्कोर मार्क्स आप कैसे इसमें अचीव कर सकते हैं, ये अब आपके पास एक बड़े से चैलेंजेस के रूप में सामने नजर आता है कि आपको किसी भी कंडीशंस में क्या कहने हैं हमें कि 300 प्लस मार्क्स आपको जरूर आए। द एक्ट ऑफ चूजिंग द राइट ऑप्शनल इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। And it is so because the scope of achieving higher marks is more than optional general studies, because GS is also one of the important part of that too। क्योंकि GS के मेंस एग्जामिनेशन की कैटेगरी की बात करते हैं, इसमें बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है। क्योंकि GS का जो सेक्शन है ऑल टुगेदर 1000 मार्क्स के होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में, है ना। ये याद रखिएगा, जीएस जो 1000 नंबर का है, 1000 मार्क्स का है। सो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऑल कैरीज, यू कैन से 250 मार्क्स ईच, एंड ऑल टुगेदर व्हाट इज दैट? इट इज 1000 मार्क्स। और 1000 मार्क्स की जब बात करते हैं, जब ऑप्शनल की बात करते हैं, तो व्हाट इज दैट? एंड ऑप्शनल में क्या देखते हैं? ऑप्शनल की जब बात करते हैं तो ऑप्शनल में क्या देखते हैं कि 500 नंबर का जो ऑप्शनल होता है उसमें 300 प्लस स्कोरिंग काफी आसान हो जाता है। ऑल्दो द वेटेज ऑफ द ईयर 1000 एंड 2-3 एवरेज ऑफ 2-3 years मार्क्स ऑफ जीएस मेंस टॉपर्स रेंज फ्रॉम 475 to 525। जो रेंज में वेरी कर रहा है, देखते क्या है टॉपर्स का, वो 475 से लेके 525 मार्क्स तक वेरी कर रहा है ना। और जिसमें क्या देखते हैं 1000 मार्क्स का क्या नजर आता है? 1000 मार्क्स का आपका जनरल स्टडीज का सेक्शन है। तो ऑल टुगेदर देखते हैं तो लगभग 50% ऑफ द टोटल मार्क्स जीएस मेंस में आ जा रहा है, यहां पे सिक्योर किया जा रहा है। हाउएवर इन केस ऑफ द टॉपर्स ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट द स्कोर रेंजेस फ्रॉम 350 to 370। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑप्शनल में जो स्कोरिंग का जो रेशियो देखते हैं 350 से लेकर के 370 तक वेरी करता है आउट ऑफ 500, विच इज मोर देन 70%। और यहां पे क्या देखते हैं, ये 70% से ज्यादा नजर आता है। समझिए, अगर इस दोनों को अगर आपने अपने ऑप्शनल को सही सेलेक्ट कर लिया तो ये आप समझ लें कि सिलेक्शन इज, यू कैन से 100%, इट इज फिक्स्ड। यू हैव टू थ्रू without any hitch, without any doubt, without any hurdle and without any impediments। I can say you simply in this regard, मैं बिल्कुल ये क्लियर कट कहना चाहूंगा। So even if the weightage of the optional subject exam is less than GS, अगर वेटेज इसका GS से कम भी है, then the possibility of scoring high marks is much better to the optional exam as compared to GS main paper। क्या देखते हैं, अगर आपका स्कोप, अगर आपका कहा जाता कि आइडियाज, क्या देखते हैं कि अगर 300 प्लस मार्क्स अगर जीएस में आपका ऑप्शनल में नहीं आ रहा है तो क्या देखते हैं, स्कोप, जीएस का स्कोप यहां पे आपका काफी बढ़ जाता है। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि ऑप्शनल की प्राथमिकता जीएस में है। अगर ऑप्शनल में 300 प्लस ले आते हो आप, तो इसका मतलब है कि यू आर फाइनली थ्रू विदाउट एनी डाउट। किसी भी शक शुबा संदेह के बगैर आप आसानी से स्कोरिंग कर सकते हो। अब आते हैं हम पहलू, अनदर पार्ट ऑफ दैट टू, दूसरे पहलू की अब मैं बात करता हूं। अब दूसरे पहलू की जब बात करेंगे हम कि बेनिफिट ऑफ चूजिंग दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड जीएसएस, और इसको आप बहुत अच्छे से, इसकी क्रिटिकलिटी को आप बहुत अच्छे से आप समझेंगे कि किस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है, किसका ऑप्शनल पेपर का। और ऑप्शनल पेपर का जो बेनिफिट मिलना होगा, यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाट वे इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन ए व्हाट वी कैन से, it is you can say 5 fundamental basics on which this is going to be benefit to you, and this will provide you super edge in the condition। what I can say in this regard, यहां पर ये आपके लिए क्या साबित हो सकता है, आपके लिए गेम चेंजर की रोल अदा कर सकता है। क्योंकि इसकी भूमिका क्या होगी, इसकी भूमिका एथिक्स में होगी,
इसकी भूमिका एसे में होगी और इसकी भूमिका इंटरव्यू में, यानी 3 सेक्शन को ये कवर कर लेगा. माइंड इट, it is a very you can say truth behind that too, because I did a lot of intensive research work on the basis of this point of that. इस पे मैंने बहुत ही रिसर्च किया है पिछले 15 से 20 साल का जो मेरा अनुभव रहा है, और उसमें निष्कर्ष में ये पहुंचा हूं कि ऑप्शनल जो लेते हैं, इफ यू ऑप्ट ऑप्शनल, it will provide you super age, and super age is what? It proves you a game changer. Why game changer? Because the subject of ethics, paper number 4, the topic of essay, paper number what we can say, another one, 5th पेपर मैं कहता हूं उसे essay को, and another part is जो इंटरव्यू आपका होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये कह सकते हैं इंटरव्यू जो होता है वो 275 नंबर का होता है. तो ऑप्शनल की भूमिका, ऐसे ऑप्शनल का चयन करो जिसकी भूमिका इन सबों में सबसे डोमिनेटिंग हो. तो आइए मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं, शुरू करता हूं मैं. अगर आप लेते हो पॉलिटिकल साइंस, इफ यू टेक पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर, व्हाट इज दैट? इट कैरीज 500 मार्क्स. ये 500 नंबर का होता है ना, 500 नंबर का होता है. देखो अभी इसका बेनिफिट कहां से शुरू होता है. इसका बेनिफिट शुरू हो रहा है प्रीलिम से लेके, जो आपका कहा जा सकता है क्राइटेरियन फॉर, कह सकते हैं कि एलिमिनेशन राउंड है, जबकि उसका मार्क्स एडिशन नहीं होता. लेकिन एलिमिनेशन राउंड जब तक से आप नहीं निकल पाओगे तो फिर आगे आपको सफलता कैसे मिल पाएगी? सारी की सारी आपकी मेहनत बेकार हो सकती है. तो एलिमिनेशन राउंड को क्लियर करने में भी आपका पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर का सेक्शन काफी हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखते हो पॉलिटिकल साइंस में, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन 40 होते हैं, जिसका रिलेशंस देखेंगे पॉलिटी से कंसर्निंग होता है. 40 नंबर के होते हैं किसी भी हालत में. फिर क्या देखते हैं? हिस्ट्री. फिर क्या देखते हैं? सेक्शन क्या होता है? जीएस पॉलिटी का देखते हैं. पीटी के बाद क्या देखते हैं? जब जीएस का सेक्शन हम देखते हैं तो जीएस के सेक्शन में भी इसकी मदद होती है. तो पीटी की जब जीएस की बात करते हैं तो इसमें 30 नंबर आपका फायदा दिला देता है. कौन? आपका अगर पॉलिटी ऑप्शनल आप लेकर के पढ़ रहे हो तब. फिर क्या देखते हैं? हिस्ट्री में आपको 40 मार्क्स ये दिला देता है आसानी से. और जब जीएस जाते हैं मेंस के पेपर में, तो मेंस में ये 150 नंबर का होता है पॉलिटी आईआर का सेक्शन. आप आसानी से इसे कवर कर सकते हो. साथ ही साथ अगर ये पढ़ते हो, इसका बेनिफिट क्या हो जाता है? कम से कम 20 मार्क्स को आप आसानी से इकोनॉमिक्स में भी कवर आप कर सकते हो. और फिर क्या देखते हैं? अब मेंस की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहां मेंस की भी बात में देखते हैं. केस स्टडीज की बात कीजिएगा तो जितने भी केस स्टडी को देखेंगे प्रोबिटी इन गवर्नेंस का, ये सारा का सारा क्वेश्चन, ये सारा का सारा टॉपिक पॉलिटी और आईआर का सेक्शन होता है. और प्रोबिटी इन गवर्नेंस में जो भी केस स्टडीज होती है गवर्नेंस से रिलेटेड, चाहे ई गवर्नेंस हो या फिर कह सकते हैं डायनामिक्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम हो, सारी के सारी इसी से कंसर्न होता है. तो आप आसानी से इसका फायदा उठाएंगे और ये सुपर एज मिल जाता है किसका? पॉलिटिकल साइंस का. इज दैट क्लियर? विदाउट एनी डाउट एंड हिट. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, हिस्ट्री इज एवरग्रीन. हिस्ट्री इज एवरग्रीन and 97 to 98% it is static, it is conventional. Listen to me carefully. अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो और हिस्ट्री लेते हो, इस दोनों में 2 बड़ा डिफरेंस है. अगर पॉलिटिकल साइंस आप लेते हो तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको निरंतर न्यूज़पेपर, निरंतर करंट अफेयर्स 30 to 40% आपको पढ़ना होगा ही, क्योंकि चीजों में बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा, डायनामिज्म आएगा, आईआर रिलेशंस बदलेंगे, चीजें बदलेंगी. आपको उसके कंटेम्पररी के लिए करंट अफेयर्स की जानकारी जरूरी है. देन यू कैन प्रोवाइड वैल्यू एडिशन टू योर what we can say the political science paper. So far history is concerned, history is almost 95 to 98% it is static. Only the changes you can find over here is certain historical facets, certain historical developments, certain discoveries, certain you can say ancient parameter, cultural heritage, other parts of that. तो उतना ही रहेगा. तो अगर हिस्ट्री आपने एक बार पढ़ लिया है तो फिर दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं है. लेकिन पॉलिटिकल साइंस आईआर आपने पढ़ा है तो आपको 30 to 40% रिवीजन करना होगा एंड दिस इज मैंडेटरी. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिंग हिस्ट्री एंड आईआर एंड ऑप्टिंग हिस्ट्री, एंड बोथ द पेपर आर कन्वेंशनल एंड बोथ द पेपर हैव अ सुपर एज इन द recent
चेंजिंग पैनोरामा ऑफ द सिस्टम। अगर आप 1 से लेकर 50 टॉपर की बात करोगे तो उसमें हिस्ट्री वाले भी मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस वाले भी मिलेंगे, और खास करके पिछले साल का आप देख लो कि हिस्ट्री की टॉपर वो बच्ची ही है। अब आते हैं हिस्ट्री का बेनिफिट। हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, पीटी में मिल रहा है, ये 25 से 30 क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं। 25 से 30 मार्क्स आपको पीटी में फायदा हो गया। अब मेंस में आओ, मेंस में 80 से 90 नंबर, लगभग 100 नंबर का फायदा आपको हो जाता है। किसमें? जीएस पेपर 1 में। फिर दूसरा आते हैं पॉलिटी के लिए जीएस में, तो पॉलिटी आईआर का कंसर्न 20 से 30 मार्क्स का हिस्ट्री वाला जो ऑप्शन रखा है उसको बेनिफिट हो रहा है। फिर क्या देखते हैं? जीएस पेपर इकोनॉमिक्स में 20 से 30 मार्क का बेनिफिट हो रहा है। तो दीज आर द बेनिफिट यू आर फाइंडिंग ऑप्टिंग द पेपर हिस्ट्री। अब सवाल है, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मिथ है आप लोगों के लिए कि हिस्ट्री का पेपर बहुत लंबा है, बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ा है। ऐसा कदापि नहीं है। हिस्ट्री के पेपर को आप उठा करके देखो, उसमें जो 26-27 टॉपिक दिए हुए हैं, आप देखोगे रिपीटेशन ऑफ टॉपिक्स है। और हिस्ट्री ही एक ऐसा पेपर है जिसमें हर एक टॉपिक की क्लैरिटी, यानी टॉपिक के साथ सब टॉपिक भी बच्चे लिखा हुआ है। That looks like that too, it is extensive. That looks like that too, it is exhaustive. But this is not the hard fact regarding this part of that too. The dynamism is completely, what we can say, it is a very systematic, it is a very synchronized, and it is, you can say that it is under the basis of what we can say एक क्लियर कट हायरार्की, एक पूरे के पूरे क्रमबद्धता के रूप में हिस्ट्री के टॉपिक को दिखाया गया है। इसलिए कदापि ये बिल्कुल ये भ्रम में नहीं रहें कि हिस्ट्री से प्रॉब्लम या समस्या आती है। हिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, और हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी विशेषता है मैं ये बता दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट हूं, रिसर्चर हूं, मैं दोनों का एक्सपर्ट हूं, हिस्ट्री का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी। लेकिन हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी विशेषता नजर आती है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा सुपर एज मिलने जाता है कहां पर है आपको? एथिक्स में तो मिल रहा है, एथिक्स के साथ में एसे में मिलता है। एसे आजकल जो देख रहे हो आप, ये पूरा की पूरा जेनरिक एसे है, फिलोसॉफिकल एसे की बात करते हैं, है ना। तो इस एसे में खास देखते हैं कि बहुत सारी सेइंग है, कोटेशंस है, और हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं, बहुत सारे ऐसे कोटेशंस हैं, और बहुत सारे ऐसे फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं। यू कैन फाइंड इट आउट देयर, और वहां पे वो चीजें आपने मिल जाती। तो एसे का एक्सटेंशन, एसे क्या है? एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब है 800 से 1000 वर्ड्स में लिखने हैं। तो जब तक से आपकी स्टडीज कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल, इंटेंसिव नहीं होगी, आप कैसे थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हो? जैसे कहा जाता है ना कि लिटरेचर इज द इमेजिनेशन ऑफ इंजन, तो हिस्ट्री इज ए काइंड ऑफ लिटरेचर। आप हिस्ट्री जितना पढ़ते हो, आपका इमेजिनेशन उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इट इज एन इंजन ऑफ इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन बढ़ेगा तो इंटरप्रिटेशन बढ़ेगा, इंटरप्रिटेशन बढ़ेगा तो आप ऐसे को आसानी से इनलोंगेट कर सकते हो। 800 से कह सकते हैं 1000 वर्ड में आप बहुत आसानी से इसको इनलोंगेट कर सकते हैं। यहां पे कभी भी कोई शक शुबा संदेह जैसी चीजें नहीं रहेंगी। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ कम टू द अनदर पॉइंट रिगार्डिंग दिस वन। और जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है किसका है? इस दोनों का फायदा क्या मिलेगा? किस चीज में? एसे में मिलेगा। और इंटरव्यू की तो शुरुआत ही आपके इतिहास से होगी, यानी आपका नाम भी इतिहास होगा। डेफ में लिखा हुआ होता है आपका एटीट्यूड क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, ये सब के सब इतिहास का ही है। सपोज अगर आप आगरा से बिलोंग करते हो तो किसी भी हालत में आपसे ताजमहल के बारे में पूछा जाएगा। आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली के बारे में बैकग्राउंड में जरूर पूछा जाएगा। आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस से बिलोंग करते हो या ना करते हो, पूछा जाएगा। साथ ही साथ तिथि और डेट, अगर किसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपका जन्म हुआ है तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन से ही पूछा जाएगा, फिर उसकी वास्तविकता पूछी जाएगी, साथ ही साथ महात्मा बुद्ध से भी रिलेटेड चीज पूछा जाएगा। जो आपका डेफ क्या है? इट इज योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये क्या है? डेफ आपका डिटेल एडमिशन फॉर्म क्या नजर आता है? ये आपकी पूरी की पूरी बायोग्राफी को बताती है। आपका बेस क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपका एजुकेशन शुरू से कहाँ हुआ, आप विलेज से बिलोंग करते हो, आप टाउन से बिलोंग करते हो, आपके पिता क्या थे, माता क्या थे, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। ये ऑल द ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ डायनामिज्म एंड एवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। तो दैट इज वाई मेरे दोस्त, इसलिए हिस्ट्री को एक सुपर एज मिलता ही है, हिस्ट्री का लाभ होगा। अब आते हैं हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अनडाउटेबली
मॉडर्नाइजेशन के बाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा स्कोप है। इट इज अ बिग पार्ट ऑफ दैट टू। चूंकि आपका जो सिलेक्शन होने जा रहा है, आप किसी भी हालत में एक ब्यूरोक्रेट होने जा रहे हो और आप एक एडमिनिस्ट्रेटर होने जा रहे हो, और आपकी भूमिका एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत बड़ी भूमिका होती। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द मोस्ट डायनामिक सेक्शन ऑफ each and every, if you compare to all the more than 23rd or 23 optional papers are there, उन सबों में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका बहुत अधिक। दिस सेक्शन इज 60% कन्वेंशनल एंड 40% टोटली डायनामिक। और सबसे बड़ी बात क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम लोग हिंदुस्तान में लिया गया, ये वेस्टर्न आइडियाज को लिया गया। तो डायनामिक्स इसका जो है कि नहीं, थिंकर के साथ साथ, थ्योरीज के साथ साथ प्रैग्मेटिक अप्रोच भी, इसलिए ये पूरी तरह से गवर्नेंस का पार्ट एंड पार्सल है। और जो भी बच्चे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे वो डेली के डेली उनका शेड्यूल कन्वेंशनल क्या हो जाएगा, कम से कम वो 3 से 4 घंटा करंट से रिलेटेड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से रिलेटेड, पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो चीज को पढ़ेंगे। तो कहने का उद्देश्य क्या है, 60% कन्वेंशनल है, 40% डायनामिक है। जब तक से अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने लिया है तो डेली आपको रूटीन में आपका शेड्यूल हो जाएगा वो सिलेबस का कि आप करंट को पढ़ेंगे, और करंट को पढ़ने के साथ साथ उसकी कनेक्टिविटी कैसे होती है। इसलिए ये बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट है, डायनामिक सब्जेक्ट है, और ये पूरी तरह से आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ जो होता है पीटी में होता है, पीटी में सबसे ज्यादा पॉलिटी का क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप सफल हो जाते हैं इफ यू हैव ऑप्टेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज योर पेपर। सेकंड थिंग, पॉलिटी के साथ आईआर के भी सब्जेक्ट को डील करते हैं। फिर इसमें फायदा क्या मिल रहा है, लगभग 30 मार्क का क्वेश्चन जो है वो क्या देखते हैं, जीएस पेपर 1 में आ जाता है। पेपर 1 जब मेंस में आप जाते हैं, जीएस पेपर 1 में आप फायदा होता है। फिर क्या देखते हैं, पॉलिटी का 120 नंबर का क्या देखते हैं, पॉलिटी और आईआर का। और फिर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखने वाले हैं बच्चे, उनको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कैन से बिग एडवांटेज वी फाइंड ओवर हियर। और तीसरा क्या देखते हैं, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक और डेवलपमेंट है, इसमें 20 नंबर का एडवांटेज होता है। और जीएस पेपर 4 केस स्टडी में, यानी दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट अगर मिलने जा रहा है किसी को हिस्ट्री के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, किसमें, पेपर 4 में, केस स्टडीज में इनको भी बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, क्योंकि सारी की सारी चीजें केस स्टडीज की ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से कंसर्निंग होती है। फिर कह सकते हैं मॉरलिटी से कंसर्निंग, फिर क्या देखते हैं इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई होती है, एम्पैथी से होती है। ये सारा का सारा डेवलपमेंट, ये सारा का सारा केस स्टडी सबसे ज्यादा एज किसको मिल जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले को। तो ऑल टुगेदर कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट डायनामिक पेपर एवर इट हैज बीन इंडक्टेड, व्हाट वी कैन से द पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ यूपीएससी का जितना भी ऑप्शनल पेपर है उसमें सबसे डायनामिक पेपर अगर कोई है तो कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है 50% कन्वेंशनल है, 50% डायनामिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं हो सकता। और दूसरी चीज है, इसका बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है कब, इंटरव्यू के प्रोसेस में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। क्योंकि इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, स्पेशली इंटरव्यू क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज में ज्यादातर चाहते हैं लोग कि तर्क हो, ऐसे तर्क हो जो लॉजिकल एक्सपोजिशन तक वो पूरी तरह से कहा जा सकता है एक निश्चित एक दिशा मिले, एक आयाम मिले और एक निष्कर्ष निकले। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल आइडियाज जो होता है, डायनामिज्म होता है, काफी हद तक इस इश्यूज को, पूछे गए सवालों को रिजॉल्व करने में या बी फिटेड आंसर देने में वो काफी ज्यादा सहायक होता है। अब आइए बात करता हूं ज्योग्राफी की। नेक्स्ट वन जो सिग्निफिकेंट पार्ट नजर आता है, क्या चाहता है, ज्योग्राफी का नजर आता है। पीटी में क्या फायदा हो जाता है, करीब 20 से 25 क्वेश्चन, 25 से 30 मार्क्स का फायदा हो जाता है। लेकिन जब पेपर 1 में आप आते हैं तो ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इनको ज्योग्राफी के पेपर में बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। यानी ऑप्शनल आपके पास ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी जीएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती और सीधे से सीधे देखते हैं 100 से 120 नंबर का फायदा होता है। दूसरी चीज क्या देखते हैं,
जीएस पेपर 2 का है वेलफेयर का आइडिया है, तो वेलफेयर एक्टिविटीज में भी क्या देखते हैं, जो ये सेक्शन है जीएस ज्योग्राफी का, उसमें फायदा हो जाता है। जीएस पेपर 3 की जब बात करते हैं तो क्या देखते हैं, डिजास्टर्स मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी में इनको एक बहुत बड़ा एज मिलता है ज्योग्राफी वाले बच्चों को। और जीएस पेपर 4 केस स्टडी में 20 मार्क्स में थोड़ा सा बेनिफिट तो इनको है ही किसी भी हालत में। 4 केस स्टडीज में ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, रीजन्स है, क्षेत्र है, उससे रिलेटेड फायदा मिलता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मार्क्स फेचिंग, और बहुत हद तक जो डेटा है या फिर मैपिंग है या फिर उसके स्ट्रक्चर जो डिजाइन करके डिस्क्राइब किए जाते हैं टेबुलर फॉर्म में, स्केचिंग फॉर्म में, उसका भी लाभ उन्हें उठ जाता है। और एग्जॉस्टिव, इंटेंसिव है, साइंटिफिक है, इसलिए जो भी बच्चे या जो भी एस्पिरेंट्स को सही मेंटरिंग मिल जाती है तो वो लंबे क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर में या डेटा में या फिर कहा जा सकता है मैप के आधार पर उसको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिख करके आसानी से आ सकते हैं। दैट्स इट। आइए अब हम चर्चा करते हैं सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी को क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, लॉ को क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी को क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। आइए सोशियोलॉजी की बात कहा जाता है। सोशियोलॉजी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज a 30% डायनामिक एंड 70% स्टैटिक। और सोशियोलॉजी में जो सबसे बड़ी विशेषता है सोशियोलॉजी के लिए, नॉर्मली ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे इसमें लेते हैं, और सोशियोलॉजी की मार्किंग का ट्रेंड या सोशियोलॉजी में भी स्कोरिंग का ट्रेंड अच्छा रहा है। और ह्यूमैनिटीज़ के सेंस में कहा जाए तो काफ़ी अच्छा बच्चों ने रिजल्ट सोशियोलॉजी के ऊपर में दिया है। सोशियोलॉजी का भी लाभ किस में हो रहा है, ऐसे में होता है, साथ ही साथ जैसा मैंने बताया आपको एथिक्स में भी उसका लाभ होता है। साथ ही साथ क्या देखते हैं, इंटरव्यू में भी उसकी काफ़ी भूमिका, क्योंकि करंट में सोशल इश्यूज पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, सोशल जस्टिस से भी कंसर्निंग चीज़ें हैं, तो वो चीज़ एक बहुत ही कहा जा सकता है अहम भूमिका निभाती हैं इसमें। सोशियोलॉजी का अनडाउटेबली सिलेबस थोड़ा सा प्रिसाइज भी है, साइंटिफिक भी है। और आइए इसका रेशियो देखते हैं, कंडीशंस क्या है। जीएस जब पेपर 1 की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो जीएस पेपर 1 में 60 नंबर का होता है, 60 नंबर का सवाल आता है। यहां तक कि सोशल इशू से रिलेटेड पीटी में भी इसका फायदा काफी ज्यादा नजर आता है, 10 से 12 नंबर की चीजें उससे आगे आती है। अब दूसरी चीज देखते हैं क्या है, पेपर 2 में सोशल जस्टिस में बहुत बड़ी इसकी भूमिका अदा होती है, खास करके कि इसका 40 से 50 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हैं। किसमें, आप अपने मेंस पेपर 2 में। आइए पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में 20% का होता है, उसकी भी कनेक्टिविटी सोशियोलॉजी से बनी हुई होती है। जीएस पेपर 4 में 50 नंबर का क्या है, केस स्टडीज में इसकी भूमिका काफी अधिक रहती है। तो कुल मिला के क्या कहा जा सकता है, जो 500 नंबर का आप स्पेशली पढ़ते हैं ऑप्शनल पेपर, उसकी भूमिका, उसका प्रभाव आपके इस सेक्शन पे भी पड़ता है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था आपको कि आप देखिए कि ओवरलैपिंग जहां पे हो रहा है सिलेबस का जो है सेक्शन है आपके जीएस में, किस तरह से वो हेल्प कर रहा है, तो वैसे सब्जेक्ट को आप जरूर लीजिएगा। ताकि होगा क्या कि अगर सोशियोलॉजी ऑप्शन लेते हो तो सोसाइटी सोशल इश्यूज तो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना होगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड ऐसे नहीं पढ़ना होगा, साथ ही साथ सोसाइटी से रिलेटेड जो अगर इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं तो आप बहुत आसानी से, बुलंदी से उसका आप जवाब दे सकते हैं। अब लॉ पेपर भी इन दिनों चर्चा का विषय काफी बना हुआ है, तो लॉ पेपर में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि रेशियो इसका कम नजर आया है। लेकिन लॉ पेपर में जीएसपीटी में सबसे ज्यादा देखते हैं 25 से 30 नंबर का फायदा होता है, और पॉलिटी की जब बात करते हैं 80 से नंबर का फायदा होता है। इसके सबसे बड़ा लाभ इंटरव्यू में नजर आ जाता है। और साथ ही साथ क्या देखेंगे, ऐसे में फिर इसकी भूमिका हो ही जाती है, 250 नंबर का ऐसे होता है, और इंटरव्यू में इसकी भूमिका हो ही जाती है और आपको एज मिल ही जाता है। फिलॉसफी की बात करते हैं, फिलॉसफी में भी ट्रेंड काफी अच्छा रहा है, यूपीएससी खास करके देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। लेकिन जहां तक पीटी का सवाल उठता है या फिर जी पेपर 1 का सवाल उठता है तो वहां पर 70 से 80 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस पे भी इसका इंपैक्ट या कहा जा सकता है इंपैक्ट नजर आता है। उसके बाद जो पॉपुलर पेपर इन दिनों क्या है, एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ह्यूमैनिटीज के भी बच्चे लेते हैं, कॉमर्स के भी बच्चे लेते हैं, साइंस के भी बच्चे लेते हैं। इसका इस तरह से स्ट्रक्चराइजेशन किया गया है, या फिर कहा जा सकता है इसकी मॉडलिटी सिलेबाई की इस तरह से तैयार की गई
प्रिसाइज, कंसाइज, बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच से डेवलप किया गया है। तो एंथ्रोपोलॉजी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि फ्लेक्सिबल के साथ साथ ऐसा लगता है कि उसमें कल्चर भी है, ऐसा लगता है कि उसमें कंटेम्प्ररी इश्यूज भी, ऐसा लगता है कि उसमें सोशल डायनामिज्म भी है और कल्चरल डायनामिज्म भी है। इसलिए एंथ्रोपोलॉजी कहा जा सकता है अपकमिंग, एक बड़ा ही कहा जा सकता है प्रॉस्पेरस, अपकमिंग कह सकते हैं कि एक डायनामिक सब्जेक्ट है जिसको लोग ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा बच्चों का रह रहा है। और ज़्यादातर जो बच्चे लेते हैं इसमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाले होते हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये सभी लोग ले रहे हैं और मार्किंग भी इनकी अच्छी होती है, सिलेबस भी बड़ा ही साइंटिफिक है। तो एंथ्रोपोलॉजी जब देते हैं तो वो इसका सबसे बड़ा फायदा हो जाता है, अगर पीटी पढ़ते हैं या मेंस पढ़ते हैं तो प्री हिस्ट्री में इसकी सबसे बड़ी भूमिका नजर आती है, या प्रोटो हिस्ट्री में भी कुछ सेक्शन है, लेकिन कास्ट, सोसाइटी, कल्चर और ट्रांजिशन, देन संस्कृताइजेशन, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं सोसाइटी सोशल इशू का जिसमें ये काफी हेल्पफुल होता है। और फिर इसकी भूमिका केस स्टडीज है, 15-20 नंबर का सवाल है, उसमें भी आसानी से इसकी चर्चा हो जाती है। नेक्स्ट वन आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही डायनामिक पेपर है और इन दिनों देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स लेकर के काफी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। कारण क्या है? ये डायनामिज्म बहुत ज्यादा है। डायनामिज्म होने के मतलब क्या है कि जिनका कोर इकोनॉमिक सेक्शन है उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जिनका कोर स्टैटिक सेक्शन है उनके लिए बहुत फायदेमंद है, और मुख्य रूप से जो एमए इकोनॉमिक्स के ऊपर या फिर बीए इकोनॉमिक्स या ऑनर्स रहा है बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये पूरी तरह से डायनामिक बन चुका है। यह 60% कन्वेंशनल है, 40% डायनामिक्स है। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि जब बच्चा ऑप्शनल तैयार करता है तो है क्या कि पीटी में जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं वो सब के सब करंट कंटेम्प्ररी पूछे जा रहे हैं। इसलिए ऑप्शनल इकोनॉमिक्स वाले को पीटी में बहुत बड़ा फायदा होता है। पीटी में नहीं बल्कि उसको जीएस मेंस में भी कहा जा सकता है ना, फायदा हो जाता है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। तो क्या देखते हैं, हिस्ट्री में 20 मार्क्स का बेनिफिट होता है, साथ ही साथ क्या दें, पेपर 2 सोशल जस्टिस इशू है, 20 मार्क्स के आते हैं, और इकोनॉमिक्स का पेपर जो 100 नंबर है ये उसके लिए बिल्कुल मान लीजिए कि आप रिजर्व से चीजें नजर आ जाती है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि केस स्टडीज का 20 मार्क्स होता है, और ऑल टुगेदर इन सभी चीजों का जब अवलोकन, मूल्यांकन या पूरी तरह से स्टैटिस्टिक्स एनालिटिकल बेसिस पे जब निकल करके आ जाते हैं तो इसका इवैल्यूएशन करने के बाद एक थोड़ा सा डेटा मैं दे देता हूं आप लोगों को। पिछले साल में जो बच्चे का मैक्सिमम मार्क्स आया है, ऑप्शनल में कितना आया है, जीएस में कितना आया है ना, या एसए में कितना आया है, आइए उसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। डेटा दिखा देते हैं, उस डेटा के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट वे इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अदर एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑल्सो। किस प्रकार से देखते हैं, अब देखिए इस डेटा में, देखिए आप इस डेटा में जब हम देखते हैं कैंडिडेट को सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन, क्या नाम है, श्रुति शर्मा जो कैंडिडेट है, श्रुति शर्मा कैंडिडेट है, और इस कैंडिडेट का ऑप्शनल पेपर क्या था, हिस्ट्री था। अब देखिए अगर देखते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में तो पेपर 1 में क्या नजर आता है, 150 है और दूसरे में 156 है। कुल मिला के क्या देखते हैं, 306 नंबर। 306 नंबर आना आसान काम नहीं होता है। आप देखिए कितना सेफेस्ट, एंड शी वाज आल्सो द टॉपर ऑफ दैट टू। और फिर क्या देखते हैं, एसए पेपर में 132 नंबर है, कम है, और जीएस पेपर 1 में 119 नजर आता है। फिर क्या देखते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 128 है, जीएस पेपर 3 में क्या देखते हैं, 108 नंबर है, और जनरल स्टडीज पेपर 4 में एथिक्स में 139 है। और कुल मिलाकर के देखा जाता है, अब जब वहां तक पर्सनालिटी टेस्ट की बात करती, आप इमेजिन कीजिए 275 में 173 मार्क्स है। कुल मिलाकर के 1105 की बात करते हैं, एंड शी वाज द टॉपर। तो क्या देखते हैं, 300 प्लस मार्क्स किसमें मिल जाता है, आप ध्यान रहे, 305 नंबर, 300 प्लस मार्क्स कहां मिल रहा है, ऑप्शन में मिल रहा है। और जो उसका दूसरा बेनिफिट क्या देखते हैं, पेपर 1 पेपर 2, आप देख लीजिए पेपर 1 पेपर 2 ये सब के सब लाभ किस चीज का मिल रहा है, हिस्ट्री का मिल रहा है। और मेजर चीज क्या नजर आता है, पर्सनालिटी में आप देख लीजिए। और ऑल टुगेदर क्या देखते हैं, रिटन में 932 नंबर आ जाना आसान चीज नहीं होता है ना। तो ये सबसे बड़ा मेजर डेवलपमेंट इस पीरियड का नजर आता है, जो कि इस लेडी खास करके कहते क्या है, श्रुति शर्मा जो टॉपर कैंडिडेट थी, इसका देख लिया आप लोगों ने कि ऑप्शनल पेपर कितना ज्यादा मायने रखता है इसके सक्सेस के रेशियो को बढ़ाने में। नेक्स्ट वन कैंडिडेट का हम चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट वन कैंडिडेट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन लेते हैं हम लोग
श्रुति जयंती देशमुख। अब श्रुति जयंती देशमुख की जब चर्चा करते हैं तो क्या देखते हैं, अगेन ऑप्शनल पेपर क्या नजर आता है, सोशियोलॉजी। और आप इमेजिन कीजिए कि टोटल मार्क्स कितने आए हैं दोनों, 162 और क्या देखते हैं 150। आप इमेजिन कीजिए कि 312 नंबर, इट इज अ बिग पार्ट ऑफ दैट टू, इट इज अ बिग पार्ट ऑफ दैट टू। क्या देखते 312 नंबर किसमें है, सोशियोलॉजी में। अगर ऑप्शन में आता है तो उसका सूचिक एडवांटेज कितना ज्यादा मिलेगा। पेपर 1 में देखिए 113 आया है, पेपर 1 ऐसे में क्या देखते 113 आया है, पेपर 1 में 120 है। फिर क्या देखते जनरल स्टडीज पेपर 3 में 111 है, पेपर 4 में क्या देखते 115 है, और पेपर 5 में क्या देखते हैं हम लोग, जो सेक्शन की बात करते हैं हम लोग, पेपर 4 का जो है सेक्शन 112। तो सबों में जबकि कहते हैं 50% भी नहीं है, अगर 113 120 की बात करते हैं 50% भी नहीं है, फिर भी क्या देखते हैं कि ऑप्शनल में 312 नंबर आना है तो एक बड़ी बात हो जाती। और पर्सनालिटी टेस्ट में क्या देखते हैं 173 नंबर पर्सनालिटी टेस्ट में, और फाइनल 1068 नंबर है। जस्ट इमेजिन अबाउट दैट टू। इसका रिकमेंडेशन क्यों होता है कि ऑप्शनल पेपर हैज प्रोवाइडेड सुपर एज, क्या कह सकते हैं सुपर एज, बिग एज नहीं सुपर एज है, और उस हिसाब से देखते हैं सिलेक्शन का कंडीशन भी आसान हो जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन रिगार्डिंग दिस वन इज दैट, अब देखते हैं प्रथम कौशिक। अब इनका आंकड़ा हम देखते हैं, इनके आंकड़े में का जो रेशियो नजर आता है, क्या देखते हैं इनका ऑप्शनल पेपर क्या है, ज्योग्राफी इनका ऑप्शनल पेपर है। और ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी जो देख रहे हैं इनका, एक में क्या देखते हैं 160 की बात है और 61 पेपर है, मोर देन यू कैन से दैट 300 एंड मोर देन 300 प्लस इनके मार्क्स आ रहे हैं। तीसरी चीज क्या देखते हैं कि इनका जो खास करके कितना पेपर ऐसे में क्या इनके पास 146 नंबर ऐसे में आया है। जनरल स्टडीज में क्या देखते हैं 112 नंबर है। आगे देखते क्या है, पेपर 2 में 130 नंबर है, और कुल मिला के कहा जा सकता है कि 1117 यानी 1117 नंबर है जिसमें इनका सिलेक्शन होता है। तो ऑल टुगेदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सभी के सभी आंकड़े में जो सबसे मेजर चीज फंडामेंटल निकल करके आता है वो यह निकल करके आता है कि ऑप्शनल पेपर डज मैटर ए लॉट, ऑप्शनल पेपर सबसे ज्यादा भूमिका अदा करता है। और फिर क्या देखते हैं, ऐश्वर्य प्रशांत डोगरे की बात अगर कर रहे हैं हम, अब देखिए पेपर क्या है इनका, ऑप्शनल पेपर की जब बात करते हैं क्या देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर है, पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर है। आप इमेजिन कीजिए 175 मार्क्स और 152 मार्क्स, जस्ट इमेजिन अबाउट डू 175 एंड 152, 527 देन 327, जस्ट इमेजिन अबाउट दैट टू। अगर इन्होंने सिक्योर कर लिया है 327 नंबर, जस्ट इमेजिन अबाउट दैट टू, एंड इट इज प्रोवाइडिंग अ बिग एज टू द कैंडिडेट इतने नंबर लाने के बाद। अब क्या देखते हैं, ऐसे में 124 नंबर आया है। दूसरी चीज क्या है, जनरल स्टडीज पेपर 2 में क्या, पेपर 1 की बात करते हैं 113 नंबर है। आप इमेजिन कीजिए जनरल स्टडीज पेपर 2 में केवल 98 नंबर है, यानी 3 डिजिट को नहीं पास कर सके हैं, लेकिन फिर भी फायदा किस चीज का नजर आ रहा है, फिर भी फायदा नजर आता है ऑप्शनल पेपर का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरव्यू में इन्होंने 157 नंबर ले आए, जस्ट इमेजिन अबाउट दैट टू। ऐसे पेपर में 124 ले आए, ऐसे पेपर में 124 ले आए, और क्या देखते हैं ऐसे पेपर के बाद देखते क्या है 157 नंबर इंटरव्यू में ले आए, जबकि इनका 94 नंबर किस में है, पेपर 3 में, पेपर 3 में इनके पास कम मार्किंग हुई है। लेकिन ऑप्शनल पेपर में इतना नंबर लाने के बाद आप इमेजिन कीजिए तो सिलेक्शन का तो रेशियो आगे ही है नहीं, बल्कि टॉपर के लिस्ट में 1 to 10 के लिस्ट में जो भी बच्चे मिलते हैं उनके ऑप्शनल पेपर की डोमिनेंसी होती है। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शनल पेपर की डोमिनेंसी आपको कहां मदद करती है, आपको मदद करती है एसे में, आपको मदद कर देती है खास कर करके इंटरव्यू बैकअप में। और दूसरी चीज क्या देखते हैं उसके अलावा अदर एस्पेक्ट में। अब लास्ट वन जो डेटा मैंने लिया है आप लोगों की आसानी के लिए, व्हाट इज दैट, यहां पे क्या देखते हैं कैंडिडेट का शिवम प्रताप सिंह। अब शिवम प्रताप सिंह की जब बात करेंगे हम लोग, इनका क्या टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मोस्ट डायनामिक पेपर माना जाता है,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इन्होंने लाया कितना है, 150 नंबर, 162 नंबर, है ना, तो क्या है 312 नंबर इनके पास आ गए, 300 प्लस नंबर आ गए। अब देखिए इनका सबसे बड़ा फायदा किस चीज में हो जा रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 1 की बात करते हैं तो 96 है, अंडर 100 है। दूसरा क्या देखते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 2 की बात करते हैं 105 मार्क्स मिल रहा है। 3 की बात करते हैं 113 नंबर मिल रहा है ना। पेपर एथिक्स की बात करते हैं 131 नंबर है। लेकिन फायदा क्या नजर आता है, पर्सनालिटी टेस्ट में इन्होंने ज्यादा नंबर लिया, लेकिन पूरा के पूरा फायदा नजर आ रहा है किससे, ऑप्शनल पेपर के पेपर से। तो दिस इज द मेजर फंडामेंटल पार्ट ऑफ दैट टू। कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है मित्रों, कुल मिला के आप देख सकते हैं इस चीज को कि मैंने पूरा एनालिसिस किया कि ऑप्शनल पेपर क्यों लें, काहे लें, उसका पर्पस क्या हो सकता है। फिर से मैं एक बार रिव्यू कर दूं कि ऑप्शनल पेपर क्यों लें, काहे लें, कैसे लें। उसके पीछे सबसे बड़ी जो विशेषता नजर आती है और आप लोगों के मन का जो सबसे बड़ा संकोच नजर आता है या संदेह नजर आता है कि ऑप्शनल पेपर क्यों लें, काहे लें, कैसे लें, ये सबसे बड़ी चीज डिपेंड करती है, सबसे बड़ी चीज डिपेंड करती है सब्जेक्ट की स्कोरेबिलिटी हो। फिर से मैं रिपीट कर दूं ताकि कहीं भी कोई चीजें आशंका नहीं हो, स्कोरेबिलिटी पे डिपेंड करता है और हर एक सब्जेक्ट स्कोरिंग है। ओन्स इंटरेस्ट, ये सबसे बड़ा चीज क्या है कि आपकी अपनी की अभिरुचि, आपका अपना एप्टीट्यूड, आपका इंटरेस्ट कितना निर्भर करता है। तीसरी चीज क्या नजर आता है, कॉम्युनिटी ओवरलैपिंग। बहुत सा ऐसा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा फायदा करता है। अब तक जो मैंने 5 आंकड़े दिखाए वो 5 आंकड़े जनरल स्टडीज से ओवरलैप करते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो ओवरलैप करते हैं। जीएस में भी, ऑप्शनल में भी एक समान पेपर होते हैं, जिसका फायदा बच्चों को आसानी से मिल जाता है। लेंथ ऑफ सिलेबस, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वैसा सेलेक्ट कीजिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आसानी से हो, जिसके टीचर हो, जिसके मेंटर हो और जिसका गाइडलाइन भी प्रॉपर आपको मिल सके। मैं जरूर ये हिदायत करूंगा, डायनामिज्म ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायनामिज्म ऑफ द सब्जेक्ट का सिलेक्शन तब करें, तब चॉइस करें जब आपकी मानसिकता है, करंट कंटेम्पररी चीजों को भी आप में अभिरुचि है, आपको जिज्ञासा है, आपका ओन इंटरेस्ट है, आपका ओन परसिवरेंस है, डेडिकेशन है। तो डायनामिक सब्जेक्ट को आप जरूर लें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री है, ये सेक्शन आते हैं डायनामिज्म के पार्ट के। और स्टूडेंट का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है बच्चे। इसमें एक शंका को मैं दूर कर दूं, बच्चे सबसे पहला सवाल पूछते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, मैं मराठी में लिख रहा हूं, मैं गुजराती में लिख रहा हूं, मैं उर्दू में लिख रहा हूं। बच्चे, लेखनी आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, भाषा में, लैंग्वेज में करेक्टनेस जरूर होना चाहिए। काम चलाऊ शब्दों का काम नहीं चलेगा, काम चलाऊ भाषा से काम नहीं चलेगा। वैसे वैसे सब्जेक्ट की अलग अलग वर्तनी होती है, वैसे वैसे वर्ड होते हैं, उसका आपको प्रयोग आपको करना पड़ेगा। किसी भी भाषा में, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी किसी भी प्रकार से कहा जा सकता है डिस्करेजमेंट नहीं होता। हर एक बच्चों को उसके मेरिट पे ही सिलेक्ट किया जाता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत होगा और यह चीज भ्रामक है, यह एक पूरी तरह से मिथ है कि अंग्रेजी वाले कंपीट ज्यादा करते हैं, हिंदी वाले नहीं कर पाते। इसमें बस एक ही कारण वो नजर आता है कि हिंदी वाले बच्चे अगर कभी या किसी भाषा वाले बच्चे सफलता कम होती तो कारण क्या है, उनके पास सोर्स मटेरियल अच्छा नहीं है, उनके पास अच्छा गाइड नहीं है, उसके पास अच्छा मेंटर नहीं है और सही दिशा देने वाला नहीं। अगर इस प्रकार से आप सबों को सही दिशा दिया जाए, सही ज्ञान दिया जाए, आप उसको सही ढंग से यूज कर सकते हैं, आप जरूर सफल होंगे। मैं समझता हूं कि आप सभी सबों का शक, शुबह, संदेह दूर हो गया होगा। आई फील सो दैट all the shortcomings, all the doubts, all the hobnobbing, all the myth and reality must be, you can say that clear part of that too. तो डॉक्टर आजाद को स्पेक्ट्रम IAS से विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।